हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग। आज तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ जो साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है ना दरोगा में प्रीवियस लगभग 2008 से 2024 का, उसका पूरा मैं पोस्टमार्टम करूंगा। ठीक है, तो अच्छे से हम लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और पूरा कंसेप्ट खत्म कर देंगे। देखो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो देखो लैक्टोमीटर जो होती है ना वो आर्किमिडीज सिद्धांत पे काम करता है, आर्किमिडीज सिद्धांत पे। अब प्रश्न होता है कि लैक्टोमीटर क्या है। तो लैक्टोमीटर जो होती है ना वो दूध की शुद्धता को मापता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ऐसे। अब आती है ना, देखो हम लोग समझते हैं कि आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है। मैं पूरा डिटेल समझा देता हूँ। आर्किमिडीज सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है इसको समझते हैं। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल होती है ना कि जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में डुबाई जाती है। मान लो हमने एक बीकर लिया, ठीक है, एक मैंने बीकर लिया, मान लो इसमें बीकर है और इसमें मैंने मान लिया लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड है, लिक्विड है। अब लिक्विड है तो आप इसको क्या करोगे, इसमें डुबाओगे। मान लो इसमें मैंने डुबाया, तो डुबाया तो जब इसमें डुबाओगे तो पानी के अंदर क्या होगा, एक ऊपर से थ्रस्ट लगेगा। ये थ्रस्ट लगेगा ना, जिसको हम लोग बोलेंगे एफटी, एफटी थ्रस्ट। ये जो होगा ना इसी को बोला जाएगा अब थ्रस्ट या बॉयंट फोर्स। इसको बोला जाता है बॉयंट फोर्स, बाय एंड फोर्स, बाइंड फोर्स बोलते हैं। ठीक है, बाइंड फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये बोला जाता है ना कि डूबी हुई वस्तु पर जो लगने वाला उत्प्लायन बल होता है ना वही विस्थापन द्वारा वस्तु के बराबर होता है। मतलब जितना इन्होंने विस्थापन किया और उसके द्वारा जितना फोर्स लगाया वो उसके बराबर होती है। मतलब जब कोई वस्तु किसी द्रव या डुबाएगा तो ऊपर से एक फोर्स लगेगा, इधर से यही लगेगा ना, एक फोर्स लगेगा और फोर्स लगेगा वही होगा। तो जो वस्तु द्वारा मतलब जो विस्थापन होगा, वस्तु का जो विस्थापन होगा, जो विस्थापन होगा, विस्थापन होगा, विस्थापित होगा, विस्थापित होगा, विस्थापित द्रव जो होगा, विस्थापित द्रव जो होगा वो बराबर होगा किसके, भार के बराबर होगा, भार के बराबर होगा, बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होती है ना वो लिक्विड और गैस में कोई भी चीज डुबाया जाता है। देखो यहाँ पे कंडीशन है, अब लिक्विड लिए तो लिक्विड का तो डेंसिटी होगा, कुछ ना कुछ तो डेंसिटी होगा ना इसका। और आपको पता है डेंसिटी बराबर क्या होती है, डेंसिटी बराबर होती है, डेंसिटी बराबर होती है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, ये होती है, मास बाई वॉल्यूम होती है। अब प्रश्न आता है ना कि जो मास बाई वॉल्यूम है अगर आप देखोगे ना तो डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा। देखो अब होगा, अब देखो इसका भी डेंसिटी अलग होगा, इसका भी, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट है इसका भी डेंसिटी अलग होगा। तो अगर तीन कंडीशन बनती है, देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में तीन कंडीशंस बनेगी। कौन कौन सा कंडीशंस बनेगा, एक अगर कंडीशंस जो वस्तु का ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ऐसे लिखता हूँ, रोह का जो रोह का ऑब्जेक्ट होगा, रोह का ऑब्जेक्ट होगा और रोह का लिक्विड होगा, क्योंकि डेंसिटी को रोह से ही डिनोट करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और रोह का लिक्विड का जो होगा, लिक्विड का जो उसमें लिक्विड रहेगा वो, अगर लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है ऑब्जेक्ट से तो पता है ये क्या होगा, उत्प्लायन बल अधिक लगेगा और वस्तु का भार कम जाएगा। तो ये क्या होगा, ये तैरेगी, वस्तु जो होगी वो तैरेगी, वस्तु जो होगी वो तैरेगी, तैर जाएगी, तैर जाएगी। ठीक है, लेकिन लेकिन ये तो पहला रूल हो गया। दूसरा अगर दूसरा दूसरा में अगर बोला जाए कि वस्तु का जो घनत्व होगा, मतलब जो डेंसिटी ऑब्जेक्ट का जो होगा, ऑब्जेक्ट वो लिक्विड से ज्यादा होगा, लिक्विड से ज्यादा होगा, लिक्विड से ज्यादा होगा तो क्या होगा, डूब जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा ना ऊपर और ये कम लगाएगा, वस्तु क्या होगा, डूब जाएगी, वस्तु डूब जाएगी, वस्तु डूब जाएगी।
लेकिन अगर 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 डेंसिटी ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, ऑब्जेक्ट के बराबर होगा डेंसिटी लिक्विड के, डेंसिटी लिक्विड के, तो फिर क्या होगा, ना डूबेगी ना तैरेगी, बीच में क्या होगा, स्थिर रहेगी। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं फिगर में दिखाया हूँ, जैसे मछली, मछली क्या करती है, इसी ना डूबती है ना नीचे होती है, इसी तरीका से ना। तो ऑब्जेक्ट का अगर डेंसिटी बराबर होगा ना तो डूबेगा ना तैरेगा, बीच में फंसा रहेगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये होती है हमारा, देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की अगर डेंसिटी की बात करें, तो अगर जो ऑब्जेक्ट आप डाले हो अगर उसका डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से कम है तो तैरेगी। अगर जो ऑब्जेक्ट डाले उसका डेंसिटी ज्यादा हो गया लिक्विड से तो डूब जाएगी। अगर जो डेंसिटी डाले हो ऑब्जेक्ट है उसका और लिक्विड का दोनों बराबर हो रही है तो फिर क्या होगी, ना तैरेगी ना डूबेगी, वो बीच में जाके फंसे रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इसमें यूज कहाँ कहाँ किया था, पहला देखो अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करें ना तो बहुत जगह इसको यूज करते हैं। पहला तो देखो यहीं पे दिया था कि लैक्टोमीटर में यूज किया जाता है, लैक्टोमीटर में यूज करते हैं, लैक्टोमीटर में यूज करते हैं, एक एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन जहाज में, शिप में आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही वर्क, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। ठीक है, बर्फ, जो बर्फ होती है ना वो इसी पे काम करता है, बर्फ इसी पे काम करता है। गुब्बारा, जो गुब्बारा उड़ाते हो ना इसी पे काम करता है, गुब्बारा, गुब्बारा इसी पे काम करता है। ठीक है, ये सब क्या है, लैक्टोमीटर का, लैक्टोमीटर का यूज है, लैक्टोमीटर, सीप, बर्फ, गुब्बारा। जैसे हम लोग गुब्बारा को उड़ाते हैं तो ऊपर जाके देखते हो ना, आपको पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम उसमें डाला जाता है तो उसका घनत्व जो हवा से घनत्व कम हो जाता है, इसलिए वो ऊपर की ओर उड़ने लगता है। तो ये सब हम लोग का आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रिंसिपल है। ठीक है, और बहुत ज्यादा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज सिद्धांत। आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क। देखो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, देखो मस्तिष्क को पढ़ने से पहले हम लोग इसको पूरा डिटेल इसका पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि देखो बिना पोस्टमार्टम किए समझ में नहीं आएगा ना, पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग पोस्टमार्टम कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होती है, पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं, क्योंकि तो क्वेश्चन का तो तुम भी आंसर जान रहे होगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले मस्तिष्क के बारे में समझते हैं। मस्तिष्क, मस्तिष्क जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्रेन बोलते हैं। देखो ब्रेन जो होती है ना वो जनरली तीन पार्ट में बांटा गया है, तीन पार्ट में, तीन पार्ट में बांटा गया। ठीक है, तीन पार्ट में। एक होती है अग्र मस्तिष्क, इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। अर्ध मस्तिष्क। ठीक है, जो सेकेंड होती है उसको बोला जाता है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और थर्ड जो होती है उसको बोला जाता है पक्ष मस्तिष्क। ठीक है, पक्ष मस्तिष्क। ठीक है, इसको देखो इंग्लिश में भी हम लोग लिख सकते हैं, बट इंग्लिश में उतना जरूरी नहीं है। अग्र मस्तिष्क, देखो अग्र मस्तिष्क का दो पार्ट होता है, अर्घ मस्तिष्क का आप देखोगे तो दो पार्ट होता है। एक होती है सेरिब्रम, 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 सेरिब्रम। ठीक है, और इसका एक और होती है डाई, डाई एनसोसिफिलॉन। ठीक है, एनसिफिलॉन। और इसका भी देखो दो पार्ट होती है, इसका क्या होती है, दो पार्ट। एक होती है थैलमस, 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 और एक होती है हाइपोथैलमस, हाइपो, हाइपो, हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस। ठीक है,
इसका क्या होती है, इसका इसका भी होती है, दो पार्ट होती है, बट इसको हम लोग को पार्ट लिख लेते हैं। इसका होती है कारपोरा, 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 कारपोरा क्वा डी जेमिना, और एक और होती है सेरिब्रल, सेरिब्रल पेडिकल। ठीक है। हाँ, पक्ष मस्तिष्क का भी देखो दो पार्ट होता है। पक्ष मस्तिष्क का पार्ट होती है, एक होती है सेरिबेलम, सेरिबेलम, बेलम, और एक होती है मोंडला, मेडुला, मेडुला, मेडुला ओबला, ओबला, ओबला गेटा। ठीक है, ये होती है। अब आती है ना, देखो इस क्वेश्चन को कैसे समझा जाए। ओके, क्वेश्चन देखो मैं अभी आंसर पे नहीं आया हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, इसका डिटेल हम लोग को पोस्टमार्टम कर लेना, क्योंकि समय कम है, तो क्या पूरा सिलेबस तो कवर नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो देखो अर्क मस्तिष्क में एक पार्ट है, आप इसका नाम सुने होंगे सेरिबरम। सेरिबरम, पता है सेरिबरम क्या करता है? सेरिबरम जो होती है वो अग्र मस्तिष्क का ही पार्ट होता है। इसे फोर ब्रेन भी कहा जाता है, इसे फोर ब्रेन भी कहते हैं। फोर ब्रेन यही होता है, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन मतलब फोर ब्रेन का ही पार्ट है, फोर ब्रेन कहा जाता है। ये पता है 80% होती है पूरा ब्रेन का, मतलब ना पूरा ब्रेन का पूरा पार्ट यही है, यही है। इसे आस तौर पर मानते हो ना, बोल सकते हो ना कि ये इम्पोर्टेंट होता है, पता है। इसकी अगर मैं बात करूं कार्य में, तो क्या क्या होती है? सोचना, सोचना, आप जो सोचते हो, सोचना, सोचना, समझना, 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 ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ। निर्णय लेना, सोचना, थिंकिंग, रीजनिंग, सेंसेशन, सेंसेशन मतलब ना जैसे दर्द है, स्पर्श है, गर्मी है, ठंडा है, स्वाद है, ये सब क्या है? सब सेरिब्रम का काम है। मेमोरी, जैसे याददाश्त आपका चला गया या पुरानी बातों को याद कर रहे हो, ये सब इसी के काम है। इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति जो भी सॉरी इच्छा शक्ति जो आप विल पावर, सेरिब्रम का काम है। और जो भी वॉलेटरी एक्शन है ना, जैसे चलना, बोलना, लिखना, सब सेरिब्रम का काम है। और इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी सब सेरिब्रम का काम है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना सेरिब्रम क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या 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 करता है? सोचना समझने का काम यही करता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं कलर चेंज करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेरिब्रम का पूरा फंक्शन। देखो मैं लिखता हूँ क्या क्या, नहीं यहाँ पे कौन सा कलर चलेगा, यहाँ पे चलेगा वाइट कलर, बहुत सूट करेगा। हाँ देखो, सोचना, 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 सोचना और समझना। अगर आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, समझना, ये किसका काम है? सेरिब्रम का। फिर हो गया सेंसेशन, सेंसेशन मतलब समझते हो? सेंसेशन का मतलब होता है ना कि जैसे किसी वस्तु को आप स्पर्श कर रहे हो, टच कर रहे हो, गर्मी है, ठंडा है, स्वाद है, गंध है, सब इसी का काम है। मेमोराइज करते हो, मेमोरी, 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 मेमोरी सब इसी का काम है। फिर इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, विल पावर, सब इसी का काम है। फिर वॉलेटरी एक्शन, वॉलेटरी एक्शन में जैसे आप चलना, बोलना, लिखना, ये सब इसी का काम है। फिर इंटेलिजेंसी और मेमोरी इसी का काम है। तो ये काफी हमारा बॉडी का सबसे अग्रभाग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और यही हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। तो ये सेरिब्रम का बात हम लोगों ने समझ लिया। अब देखो कुछ और पार्ट है, एक है हाइपोथैलेमस। देखो हाइपोथैलेमस जो है ना, ये हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करता है? भूख को, जैसे हमारा भूख लग गया, भूख को, भूख को, प्यास को, तापमान को और हार्मोन को भी संतुलित करता है। प्यास, प्यास, तापमान,
तापमान, तापमान, हार्मोन, हार्मोन जो हार्मोन हमारे बॉडी से निकलती है, हार्मोन, हार्मोन वो भी पता है कौन सा हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस होती है ना, तो सबसे नियरेस्ट में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इसी से कनेक्ट होता है, इसी से कनेक्ट होता है, बहुत सारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ना हार्मोन, तो ये इसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। सेरिब्रम समझ में आ गया, हाइपोथैलेमस समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब है देखो सेरिबेलम, देखो यहाँ पे है सेरिबेलम, सेरिबेलम, देखो सेरिबेलम जो है ना, सेरिबेलम वो पता है क्या करता है, शरीर के संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है। जैसे आप दौड़ रहे हो तो कितना फास्ट दौड़ना है, कितना तेज दौड़ना है, जैसे आप खाना खा रहे हो तो खाना खा रहे हो तो कितना खाना है, सब सेरिबेलम मतलब पूरी शरीर को क्या करता है, संतुलन बना के रखता है। मतलब शरीर के जो गति होती है, चल रहे हो तो कितना फास्ट चलोगे, कब रुकोगे, ये सब शरीर का जो भी काम है वो सेरिबेलम का काम है। और मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करती है, जो भी अनैच्छिक क्रिया होती है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड कितना बढ़ रहा है, रक्तचाप क्या है, हृदय गति, सब मेडुला ऑब्लांगेटा का काम है। जैसे अचानक छींक आ गया, हिक्ची आ गई, तो सब क्या करती है, मेडुला ऑब्लांगेटा का काम है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा पूरा क्या बोलते हो, मस्ती का पूरा पार्ट। अब देखो मैंने इसको ड्राइव इसलिए किया ना, पूछ देता है कि सेरिब्रम किसका पार्ट है, तो ये फोर ब्रेन का, एक होती है मध्य ब्रेन, मिड ब्रेन, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, ये है मिड ब्रेन का पार्ट, मिड मिड ब्रेन का काम, मिड ब्रेन। और ये इसको बोला जाता है हिंड ब्रेन, ये जो है ना वो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन का काम है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि जानते हो जब आप पढ़ोगे ना तो पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और ये पता है जो हम लोग ब्रेन पढ़ रहे हैं ना, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना हम लोग और अच्छे से करेंगे। अब देखो एक है थैलमस, थैलमस क्या करता है बता सकते हो आप, थैलमस का काम क्या है, ये थैलमस का काम क्या है, थैलमस, थैलमस क्या करती है आप बता सकते हो, थैलमस क्या करती है। देखो थैलमस जो होती है ना, जितने ज्ञान इंद्रियां वगैरह होती है ना हमारे बॉडी में, उसको ये सप्लाई करने का काम करता है। मतलब थैलमस जो है वो मस्तिष्क का भी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि ये क्या करता है ना, थैलमस के सबसे मध्य भाग में होता है, मतलब ये फोर ब्रेन का पार्ट है। ये जो भी होती है ना इसका मेन काम है कि जो संवेदनी सेंसरी सिस्टम है वो सेरिबेलम तक पहुंचाने का काम करता है इसका। जैसे हमारे शरीर में कोई संवेदनी है ना, दर्द हो रही हो, गर्मी हो रहा हो, ठंडा हो रहा हो, प्रकाश हो रहे हो, तो सबसे पहले कहाँ पहुंचती है, थैलमस के पास पहुंचती है। और थैलमस क्या करता है ना, इस संदेश को सेरिबेलम के पास पहुंचा देने का काम करता है यहाँ पे, क्योंकि तभी तो कंट्रोल करोगे एक चीज को, ये यहाँ तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, जैसे आपको चेतना या जागरूकता करना है, तो आप थैलमस से आप क्या कर सकते हो, अवेयरनेस कर सकते हो, कॉन्सेशंस कर सकते हो, फिर आप अटेंशन और इमोशंस, ध्यान और चेतना, ये सब इसी का काम है। क्यों, क्योंकि अगला जो सेरिबेलम है वो कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो कोऑर्डिनेशन में क्या होती है, शरीर को बैलेंस करके रखना। ठीक है, तो ये इसका से अगर पूछा जाएगा थैलेमस का काम क्या है, तो संवेदनी संदेशों को क्या करता है, री स्टेशन करता है। जैसे स्पर्श, तापमान, इसको क्या करता है, जो भी जुड़ी होती है ना वो सेरिबेलम तक पहुंचाने का काम करता है। अब आती है शरीर का सबसे बड़ा भाग क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेरी, सॉरी सॉरी, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस नहीं, सेरी, सॉरी 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 ये नहीं, यहाँ पे देखो सेरिब्रम, सेरिब्रम, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होती है वो सेरिब्रम होता है। क्यों, क्योंकि ये 80% होता है। यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया एक एक पॉइंट को, ब्रेन खत्म, अब ब्रेन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आती है ना स्थिति, देखो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित रोग है। तो देखो बैक्टीरिया जनित, देखो तीन तरह का रोग होता है, एक तो होती है वायरस के कारण, एक होती है प्रोटोजोआ के कारण, और एक होती है किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण।
समझ रहे हो ना, वायरस के कारण, फिर वायरस के कारण, फिर हो गया इसके कारण, क्या बोलते हो, बैक्टीरिया के कारण, फिर प्रोटोजोआ के कारण। तो देखो यहाँ की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस, चेचक और खसरा किसका रोग है, ये हमारा वायरस के कारण होती है, वायरस के कारण होती है। तो वायरस के बहुत सारे रोग होती है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे सारे लिखता हूँ, कलर चेंज करके मैं लिखता हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वायरस का, देखो वायरस में एक तो ये हो गया, तीन है यहाँ पे, एक तो देखो सबसे पहले इसका आंसर ढूंढ लेते हैं, बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है, तो ये हमारा टाइफाइड, ये हमारा टाइफाइड आंसर है, इसका टाइफाइड होगा। बट हम लोग वायरस के कारण कौन कौन सा रोग होता है, तो देखो सबसे पहला होता है स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेचक बोलते हैं, चेचक बोला जाता है, ये वायरस के कारण होती है। पोलियो, पोलियो, पोलियो वायरस के कारण होती है। फिर रेबीज, कुत्ता के अगर काटने से हो गया तो वायरस के कारण होती है। फिर आप बोल सकते हो एड्स, 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 एड्स जानते हो किससे फैलता है। फिर डेंगू, डेंगू भी वायरस के कारण होती है, वायरस के कारण होती है। फिर देखो यहाँ पे सारा लिखा हुआ तीन, एक हेपेटाइटिस हो गया वायरस के कारण, चेचक वायरस के कारण, खसरा वायरस के कारण, ठीक है। और गलसुआ, गलसुआ भी वायरस के कारण होता है, गलसुआ जो जानवरों में ज्यादा देखने को मिलता है, तो वायरस के कारण। तो देखो क्या क्या वायरस के कारण होता है, एक तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हेपेटाइटिस भी मैं लिख देता हूँ, हेपेटाइटिस, चेचक और खसरा, 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 ये सब क्या है, वायरस के कारण होता है। कौन कौन सा रोग, चेचक, पोलियो, रेबीज, एड्स, डेंगू, 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 गलसुआ, हेपेटाइटिस, चेचक और खसरा, ये जो होती है ना, ये किसके कारण होती है, ये होती है वायरस के कारण, मतलब विषाणु के कारण, मैं यहाँ लिखता हूँ विषाणु के कारण, विषाणु के कारण यह रोग होती है। अब बात करते हैं ना, जीवाणु के कारण कौन सा रोग होती है, बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सा रोग होती है। तो देखो बैक्टीरिया के कारण मैं लिखता हूँ यहाँ पे कौन कौन सा रोग होती है बैक्टीरिया के कारण, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से रोग होंगे, सबको पता है, टाइफाइड होगा जो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, टाई टाइफाइड, टाइफाइड कैसे फैलता है पता है ना, फैलता है गंदा पानी पीने से और दूषित खाना खाने से। फिर होती है काली खांसी, काली खांसी, काली खांसी, खांसी, काली खांसी। फिर आप जानते हो ना टीबी, टीबी जो होती है ना वो बैक्टीरिया के कारण ही होता है, जिसको हम लोग क्षय रोग भी बोलते हैं, हिंदी में क्षय रोग बोला जाता है, क्षय रोग, ठीक है, क्षय रोग। फिर हैजा, हैजा, बहुत से लोग बोलते तुम्हारा हैजा फैलेगा, देखते हो हैजा। फिर होती है डिफिथीरिया, 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 ये सब किसके कारण होती है। फिर होती है टीटेनस, टीटेनस देखते हो ना, अगर लोहा वुहा गड़ जाती है तो बोलते हैं टीटेनस, आप का सुई लगा लो, टीटेनस। फिर होती है गनोरिया, गनोरिया, गोनेरिया, गोनेरिया। फिर क्या होती है लिप्रोसी, 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 ये सब क्या है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। कौन कौन सा, टाइफाइड, काली खांसी, टीबी, हैजा, डिफिथीरिया, टेटनस, फिर गोलेरिया और लिप्रोसी, ये सब क्या होती है, हैजा के सॉरी बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका सामान्य लक्षण क्या होता है, आपको फीवर हो जाएगा, सिर दर्द रहेगा, कमजोरी होगा, उल्टी दस्त होगा, खांसी लेने में आपको दिक्कत होगा। तो ये जनरली किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है। प्रोटोजोआ के कारण भी होता है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के कारण भी रोग होती है, समझ रहे हो। प्रोटोजोआ के कौन कौन से रोग होती है आपको पता है, प्रोटोजोआ रोग किस किस के कारण होती है, मैंने चेचक का और इसका लिख दिया। प्रोटोजोआ रोग देखो मैं बताता हूँ, जो होती है वो होती है इसके कारण, क्या बोलते हो, मलेरिया जो होगी, मलेरिया,
मैं यहाँ लिखता हूँ मलेरिया। मलेरिया सबसे फेमस है। मलेरिया जो होती है वो प्रोटोजोआ के कारण होती है। अमीबियस अमीबियसिस अमीबियसिस ये प्रोटोजोआ के कारण होती है। कालाजार बहुत फेमस है। काला काला आजार प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो ये सब प्रोटोजोआ के कारण होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होती थी? तो टाइफाइड। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन नहीं करते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होती है? ग्लूकोज का सूत्र होती है C6H12O6। देखो जो ग्लूकोज होती है ना वो शरीर में क्या होती है? ब्लड में पाई जाती है और ये बहुत जल्दी घुल मिल जाती है ना। क्योंकि इसमें आप देखोगे ना, मतलब देखोगे तो ये इसको क्विक एनर्जी चाहिए। जैसे आप रनिंग करना चाहते हो तो फास्ट एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए? ग्लूकोज की मात्रा पीना होगा। नहीं बोलते हैं कि आप ग्लूकोज पी लो आपको जल्दी से जल्दी एनर्जी मिल जाएगा, केला खा लो, जूस पी लो, इस तरह से। तो ग्लूकोज का सूत्र पूछा गया है, बहुत सिंपल है, C6H12O6। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ना कि लघु पथन के समय परिपथ में क्या हो जाता है। देखो एक हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला। देखो लघु पथन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं इलेक्ट्रिसिटी का पूरा यहाँ पे पोस्टमार्टम करता हूँ। देखो पहले सब लोग फार्मूला पढ़ लेते हैं। देखो एक तो फार्मूला पढ़े हो, I बराबर होती है Q/T। ठीक है, फिर होती है Q बराबर, यहाँ से लिख सकते हो I/T। फिर होती है क्या? फिर होती है कि R बराबर होती है, R बराबर होती है, R बराबर क्या होती है? रो इंटू एल अपॉन ए, एक होती है। और यहाँ से अगर आप रो निकालोगे तो R इंटू ए बाई एल हो जाएगा। ये रेजिस्टिविटी होती है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों को पढ़ना है कि P इंटू आई होती है, फिर है V स्क्वायर बटे R, फिर I स्क्वायर बटे आई स्क्वायर इंटू R, फिर क्या होती है? फिर बराबर होती है P बराबर W/T। ऐसे भी पढ़ सकते हो आप, होती है ना ये सब फार्मूला। और H बराबर I स्क्वायर RT, ये सब होती है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन ये सब इससे रिलेट करके क्वेश्चन नहीं है। सिंपल बोला ना कि लघु पतन के समय परिपथ में क्या होता है। देखो लघु पतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होती है ना तो सिंपली क्या होती है ना, धारा का जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, बहुत फास्ट बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। धारा का मान जो होती है वो लघु पतन के समय बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा क्या होती है? हीट के कारण बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? क्यों होता है ऐसा, बता सकते हो आप? क्यों होता है? देखो यहाँ पे विभवांतर का मान बढ़ जाता है, नहीं। विभवांतर का मान घट जाता है, नहीं। धारा का मान बढ़ जाता है। तो इसका आंसर सीधा हम लोग क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। क्योंकि जब लघु पतन होती है ना, क्योंकि फ्यूज का जो तार होती है वो बहुत फास्ट काम करता है। जैसे ही करंट फ्लो होगा तो हीट के कारण क्या होती है? धारा का वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे प्रतिरोध जो होती है ना बहुत कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं ओम्स लॉ बराबर क्या होती है? ओम्स लॉ बराबर होती है V इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ से I निकालेंगे, V बटे आर, V बटे आर ये होती है। और आपको पता है ना कि जब 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 परिपथ होती है ना तो लगभग रेजिस्टेंस जो होती है ना वो शून्य के बराबर हो जाता है, रेजिस्टेंस बहुत कम जाती है। और जैसे रेजिस्टेंस कमेगा तो करंट क्या होगी? बढ़ जाएगी। मतलब रेजिस्टेंस कमेगा, धारा बहुत अधिक बढ़ जाती है। देखो यहाँ पे धारा का मान बढ़ भी सकता है और यहाँ पे बहुत अधिक भी दिया रहेगा, बहुत अधिक, तो ये भी चलेगा। बहुत अधिक बढ़ जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि ओवर हीटिंग हो जाता है ना, इससे लगने वाला सारे हो जाता है। इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, वायर को इंसुलेट करके रखते हैं ताकि पॉजिटिव और निगेटिव का सीधा संपर्क ना आवे और ओवरलोडिंग का समस्या ना देखने को मिले। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन है धात्विक खनिज का उदाहरण क्या है। देखो
आपको पता है ना धात्विक और अधात्विक क्या होता है, मतलब मेटल और नॉन मेटल। तो वो चीज जो मेटल में पाया जाता है, तो यहाँ पे बोला गया सीधा कि धात्विक खनिज क्या, तो सोना और चांदी और लोहा, ये धात्विक हो गया। क्यों? क्योंकि अभ्रक अधात्विक है, पत्थर चूना धात्विक है, संगमरमर ये सब अधात्विक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोहा, चांदी और इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो उत्प्रेरक का काम क्या है, कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट क्या करती है ना, कोई भी रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन में क्या करती है, रेट को, देखो रेट को क्या करती है, या तो ये बढ़ा देगी या ये घटा देगी। कांस्टेंट नहीं करती है, इसका काम कांस्टेंट करने का नहीं है, बढ़ाना या घटाना। लेकिन ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देना, बिल्कुल। अभिक्रिया के दर को घटा देना, बिल्कुल। अभिक्रिया के दर को नियत रखना, नहीं, नियत नहीं रखता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। उत्प्रेरक का काम ही यही है, इसलिए तो हम लोग उत्प्रेरक को यूज करते हैं। और ये पता है उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेता है, ये सिर्फ रेट को बढ़ा देता है। मतलब जो रिएक्शन का रेट होती है ना, रिएक्शंस का रेट, रिएक्शंस का रेट उसको क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। आगे देखो, इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव हार्मोन नहीं है, मानव का हार्मोन नहीं है। तो देखो इसमें से हम लोग समझते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा मानव का हार्मोन नहीं है। देखो इंसुलिन, इंसुलिन क्या है आपको पता है, इंसुलिन हो गया, फिर हो गया एस्ट्रोजन हो गया, फिर हो गया कैल्सिटोनिन हो गया, ये सब क्या है, सब मानव हार्मोन है, मानव हार्मोन। लेकिन जो साइटोकाइनिन है ना, ये है प्लांट का हार्मोन, प्लांट का है। क्यों? क्योंकि साइटोकाइनिन जो करती है वो टिश्यू को क्या करती है, जो प्लांट टिश्यू होती है उसको डिवीजन का काम करती है, डिवीजन का काम करती है। ठीक है, डिवीजन का। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंसुलिन क्या होता है। देखो इंसुलिन जो होती है, इसके बारे में समझते हैं। इंसुलिन जो होती है ना, वो कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से? अग्नाशय से निकाला जाता है। ये पूछ भी सकता है कि इंसुलिन कहाँ से निकलती है, तो अग्नाशय से, अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय से, अग्नाशय से निकलता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं। और ये क्या करता है ना, ब्लड शर्करा को क्या करता है, ब्लड, जो ब्लड शुगर होता है ना, ब्लड शुगर, ब्लड शुगर जो होती है, ब्लड शुगर, उसको स्तर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल करता है। देखो जिसका डायबिटीज हो जाता है ना, उसको यही बोला जाता है ना कि भाई आपका इंसुलिन बढ़ गया है या घट गया है, मोस्टली बढ़ जाता है। तो इंसुलिन की कमी से पता है क्या होती है, अगर आपका इंसुलिन कम गया है तो डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह, मधुमेह, मधुमेह हो जाता है, ये बीमारी होती है। ठीक है, अच्छा ये निकलता कहाँ से है, जो इंसुलिन होती है ये अग्नाशय से निकलता है, वही बीटा कोशिका से। देखो ये वाले जो है ना एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल, फीमेल हार्मोन है, वो भी ओवरी से निकलता है। महिला को जो ओवरी होती है ना, ओवरी, वहां से निकाला जाता है ये, ओवरी, ओवरी से निकलता है। इसका काम क्या है, ये मासिक धर्म वगैरह को, जो महिला का जो मासिक धर्म आती है ना, उसको ये कंट्रोल करता है, मासिक धर्म को ये कंट्रोल करता है, मासिक धर्म को कंट्रोल करता है। जो जननांग होती है ना, उसको ये कंट्रोल करता है। तो ये एस्ट्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन। ये है कैल्सिटोनिन। देखो कैल्सिटोनिन जो है ये भी एक मानव हार्मोन है। पता है ये कहाँ निकलता है, ये निकलता है थायराइड से निकलता है, थायराइड से, थायराइड हार्मोन से निकलता है, थाई, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। पता है ये क्या करता है, ये रक्त के, जो रक्त में होता है ना, वो कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कैल्सी मीन्स कैल्शियम। तो कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, रक्त में, रक्त में, रक्त में, रक्त में, शॉर्ट में लिखता हूँ कैल्शियम, सी है। तो कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है। और हड्डियों की मजबूत करता है। जब कैल्शियम कंट्रोल होगा तो हड्डियां मजबूत होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो ये साइटोकाइनिन जो है ना, ये मानव हार्मोन नहीं है, ये प्लांट हार्मोन है। और ये क्या करता है, सेल डिवीजन का काम करता है, ये सेल डिवीजन का काम करता है, ये सेल डिवीजन का काम करता है, सेल डिवीजन का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
क्यों? क्योंकि पत्तियों को वृद्धि करना हो, विकास करना हो, फल को पकाना हो, ये सब डिटेल में मतलब डिटेल करता, मतलब क्या बोलते हैं, ग्रोथ करवाता है। साइटोकाइनिन मतलब सेल्यूलर डिवीजन तो हुआ। तो देखो यहाँ पे क्या था, मानव हार्मोन नहीं है। तो इंसुलिन क्या है, अग्नाशय से निकलता है। ये क्या करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। पैंक्रियास से निकाला जाता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो मधुमेह होगा। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन है वो मासिक धर्म है, वो ओवरी से निकलता है, ओवरी से। इसका काम क्या है, मासिक धर्म को कंट्रोल करता है। एक है कैल्सिटोनिन। देखो कैल्सिटोनिन मतलब ना, ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ये रक्त में जो कैल्शियम का अमाउंट होता है ना, उसको कंट्रोल करता है। और अगर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए तो हड्डी कमजोर, ज्यादा हो जाए तो मजबूती होता है ना, इसीलिए। और साइटोकाइनिन है जो सेल डिवीजन करता है। ये ही इसका आंसर हो जाएगा। ये एक प्लांट हार्मोन है, मानव हार्मोन नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चले। अगला क्वेश्चन है, एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है? देखो एकल वाले आवृत्ति को क्या कहा जाता है, आप ही बता सकते हो, क्या कहते हो? एकल आकृति वाले को टोन कहा जाता है, टोन कहेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोन। सिंगल वाले जो होती है टोन कहा जाता है, टोन। अच्छा देखो एक चीज समझो यहाँ पे समझो, पिच कह रहा है, पिच। पिच पता है, पिच जो होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसको ज्यादा पिच होती है, और जिसका कम फ्रीक्वेंसी होता है उसका कम पिच होती है। समझ रहे हो ना? और देखो ये जो है ना स्वर, स्वर जिसको बोलते हैं, ये है डबल टोन। ये पता है सिंगल आवृत्ति से नहीं, मल्टी आवृत्ति से करती है, मल्टी आवृत्ति से। समझ रहे हो ना? तो फ्रीक्वेंसी से हमारा पिच होती है, जिसका ज्यादा पिच होगा उसको हम लोग ज्यादा पिच कहेंगे। ठीक है, अब है जो पिच है ना, वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये किस पे निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पे, आवृत्ति पे निर्भर करता है, आवृत्ति पे निर्भर करता है। ठीक है, जिसका ज्यादा पिच होगा उसको ज्यादा पिच होगा, और जिसका ज्यादा लो पिच होगा तो लो पिच होगा। जैसे महिला के जो होती है वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों? उसका देखोगे ना स्वर बहुत मधुर सा रहता है। और जो हम लोग का होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। आगे चलते हैं पहले। देखो हाँ, ये तारा बर्फ क्या है, बर्फ क्या है? तो बर्फ एक हाइड्रोजन बंध है। क्योंकि देखो हाइड्रोजन बंध में क्या होती है ना, H2O है, H2O। तो H2O में क्या होती है ना, आपको अगर देखा जाए, जैसे अगर आप देखते हो इसमें, मतलब ना इसमें अगर आप देखते हो बर्फ के, तो बर्फ में ये बर्फ नहीं, सॉरी ये वाटर नहीं है, बर्फ है। तो बर्फ है तो क्या होगा, बर्फ है तो ये हाइड्रोजन बंध से कनेक्ट हो जाएगा। आणविक नहीं, आणविक कहाँ होता है पता है, लिक्विड के में। वो भी कौन सा, जब आयंस की फॉर्मेशन होगा, जैसे कोई आयंस की फॉर्मेशन होगा ना, तब आणविक होगा। उत्सर्जक बंधन नहीं। तो बर्फ जो है ना H2 का ही एक रूप है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जब ये मतलब ना, अगर देखो ये जो वाटर होती है, ये पोलर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होती है। ठीक है, क्या है ये है जल। अगर जल आपसे पूछता तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन बर्फ के ये प्रकार है ना, तो जब बर्फ बन के इधर आया तो पता है ये हाइड्रोजन बंश के साथ हो गया, तो ये हो गया बर्फ बन गया, क्योंकि वाटर का ही रूप है। बर्फ बन गया तो ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D। देखो अगला क्वेश्चन है कि किस गति के नियम को प्रतिपादित किया था? तो गति का नियम किसने किया था, न्यूटन ने।
न्यूटन ने ना गति का नियम किया था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? क्लोरोफिल। इसी के लिए क्लोरोफिल चाहिए। प्राकृतिक में सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? अपघटक को, जो कंपोजिशन क्या होती है, जो डीकम्पोज करता है वो। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, ठीक है भाई, धन्यवाद।